अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन, जिसे हम इन शॉर्ट ARMD भी कहते हैं या AMD भी कहते हैं, एज मैकुलर डीजनरेशन, एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन। जिस तरह से आपको नाम में पता चल रहा है कि जनाब पहली बात तो ये कि इट्स रिलेटेड टू ओल्ड एज पीपल, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या होता है मैकुलर डीजनरेशन। मैकुलर डीजनरेशन मतलब पूरे रेटिना में आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, ये सिर्फ आपको मैकुलर एरिया के अंदर फीचर्स मिल रहे होंगे, ठीक है। किन किन लोगों में होती है? यूजुअली 60 ईयर्स के बाद ज़्यादा लोगों में होती है, फीमेल्स में ज़्यादा होती है, गोरे लोग में, गोरा कॉम्प्लेक्शन नहीं है कि जो लोग वाइट रेसेस वाले हैं उनमें ज़्यादा होती है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया में होती है, सनलाइट एक्सपोजर वालों में होती है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं विच कैन बी रिलेटेड टू इट। लेकिन यूजुअली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पेशेंट की जिस तरह से एज बढ़ती चली जाती है, चांसेस ऑफ हैविंग एज मैकुलर डीजनरेशन बढ़ जाती है। अब बेसिकली एज मैकुलर डीजनरेशन में होता क्या है? नॉर्मली अगर हम देखें तो हमारे पास जनाब मैकुलर डीजनरेशन जो है वो दो में डिवाइड होती है। एक को हम कहते हैं ड्राई, एक को हम कहते हैं वेट। इनमें क्या क्या फीचर्स होंगे? सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो फोविया होता है, यानी सेंट्रल पोर्शन ऑफ रेटिना, ये जो फोवियल डिप्रेशन होता है, ये आपको कहना चाहिए कि बिल्कुल सेंटर में फोविया के मिलते हैं। इसमें एनाटमी क्या है कि जनाब ये आरपीईज हैं, आरपीईज ऐसे 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 ऐसे, ये सारे आरपीईज लगे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या होता है कि आरपीई जो होती है उसकी अपनी एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक। उसके बाद जनाब हमारे पास यहाँ पे कोलेजनस लेयर होती है, फिर इलास्टिक लेयर होती है, फिर कोलेजनस लेयर होती है, और फिर हमारे पास यहाँ पर कोरोइड की कैपिलरीज होती हैं जिनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो इसको हम कहते हैं जनाब कि ये ब्रुक्स मेम्ब्रेन है, BRUCCHS, ब्रुक्स मेम्ब्रेन। ब्रुक्स मेम्ब्रेन की क्या क्या लाइंस हो गई? आरपीई की बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर एक इनर कोलेजनस लेयर, फिर जनाब इलास्टिक लेयर, फिर जनाब आउटर कोलेजनस लेयर, और फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कोरियो कैपिलरी। ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। नॉर्मली क्या होता है कि आरपीई जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल कि यहाँ पर हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स होते हैं और वो उनकी आउटर सेगमेंट की फेगोसाइटोसिस कर रही होती है, यानी उनको खा पी के उनका वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकाल रही है और जनाब इनको नरिशमेंट भी प्रोवाइड करके दे रही है। तो नॉर्मली विद एज क्या होता है कि आरपीई की बेसमेंट मेम्ब्रेन और ब्रुक्स मेम्ब्रेन के दरमियान यहाँ पर हमारे पास छोटे 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 कंक्रीशंस कहते हैं इसको। कंक्रीशंस क्या होती हैं? बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट टाइप चीज़ें ही होती हैं जो यहाँ के डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। दीज आर वाइट और येलो इन अपीयरेंस, ठीक है। इनको कहते हैं हम ड्रूजन। ड्रूजन्स बेसिकली क्या है? दे आर द वेस्ट प्रोडक्ट्स या हमारे पास कंक्रीशन सिक्रीशंस जो हमारे पास डिपॉजिट हो गई हैं बिटवीन आरपीई बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड ब्रुक्स मेम्ब्रेन के। ब्रुक्स मेम्ब्रेन की एक पार्ट होती है आरपीई की बेसमेंट मेम्ब्रेन, लेकिन फिर भी उसमें 5 लेयर में से एक लेयर ये हो गई। तो छोटे 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 स्पॉट्स मिलने शुरू आते हैं हमारे पास यहाँ वाइट वाइट रंग के, ठीक है, या येलो येलो रंग के। इनको हम कहते हैं जनाब ड्रूजन्स। ड्रूजन जो है बेसिकली वो 3 साइज के होते हैं। एक होता है स्मॉल, एक होता है मीडियम, एक होता है जनाब लार्ज। तो साइज इसके क्या है जनाब? 63 माइक्रोन। अगर 63 माइक्रोन से कम है तो स्मॉल हो गया, ठीक है। अगर जनाब 63 माइक्रोन से लेके 125 माइक्रोन तक है तो ये मीडियम हो गया, ठीक। और लार्ज क्या होगा? मोर देन 125 माइक्रोन। तो ये हमारे पास येलो येलो कलर के वेल डिमार्केटेड लीजन्स विच आर प्रेजेंट जस्ट बिलो द आरपीई बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड अबव द लेवल ऑफ द कोलेजनस लेयर ऑफ ब्रुक्स मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये ड्रूजन कहलाते हैं। ड्रूजन के साथ क्या होता है? ग्रेजुअली आरपीई सेल, ये नॉर्मली एजिंग प्रोसेस से हटके होता है। नॉर्मल एजिंग प्रोसेस में क्या होता है? फोटो रिसेप्टर कम हो जाते हैं, आरपीई के अंदर पिगमेंटेशन बढ़नी शुरू हो जाती है, आरपीई सेल्स खराब हो जाते हैं, कोरियो कैपिलरी खराब होती है। ये नॉर्मल एजिंग प्रोसेस नहीं होता एज मैकुलर डिजेनरेशन में। पहला पॉइंट बनता है ड्रूजन। सेकंड बात क्या होता है कि आरपीई के अंदर जो पिगमेंट्स हैं ये ऊपर माइग्रेट करने शुरू कर जाते हैं और इसको हम कहते हैं यहां पे हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है ना। तो आरपीई की हाइपर पिगमेंटेशन होना, उसमें ज्यादा मेलानिन आके जमा हो जाना, मेलानिन
पिगमेंट्स होते हैं जो इसमें जमा हो जाते हैं, ठीक है, मेलानिन इसमें ज़्यादा जमा हो जाता है, ड्रूजन बन जाते हैं। ये दोनों चीज़ें साथ में क्या होता है, आरपीई आहिस्ता आहिस्ता एट्रॉफी होनी शुरू हो जाती है इसकी। और जनाब एक बड़ा एरिया जो नॉर्मली अगर 350 माइक्रोन से ज़्यादा हो जाएगा तो हम उसको कहते हैं ज्योग्राफिकल एट्रॉफी। ये फीचर्स हैं ड्राई एज मैकुलर डीजनरेशन के। एज मैकुलर डीजनरेशन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, अंडर ग्रेजुएट पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर फिर भी आप इसके छोटे मोटी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। तो अब एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन जो है, जज़ाकल्लाह भाई, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब एज मैकुलर डिजेनरेशन में हमारे पास ड्राई और वेट है। ड्राई में फिर बता रहा हूं आपको कि आरपीई बेसमेंट मेम्ब्रेन और कोलेजनस लेयर के दरमियान ड्रूजन जमा हो गए। ड्रूजन 3 साइज के होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। 63 माइक्रोन से 63 125 माइक्रोन, 125 से ऊपर के माइक्रोन से ऊपर के जो होंगे वो लार्ज हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके साइज आ गए। आरपीई में हाइपर पिगमेंटेशन होनी शुरू होती है, यानी उसमें पिगमेंट ज्यादा हो जाएंगे और एट्रोफी भी हो जाती है आरपीई की। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर इसको हम कहते हैं आरपीई की ऑल्टरेशन इन पिगमेंट्स, ठीक है। तो अगर तो हाइपर पिगमेंटेशन होगी, तो मैं अगर रेटिना बना रहा हूं, ये जनाब रहा, और जनाब ये डिस्क रही, ये इसकी वैसे जा रही, तो मुझे पिगमेंट्स ज्यादा मिलेंगे, मुझे ब्लैकिश स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभार यहां पर आपको जब आरपी उड़ जाएगी, देखो ना हमारे पास आरपी भाई यहां से उड़ गई, नीचे क्या है, कोरोइड। कोरोइड में क्या होता है, कोरोइड जो होता है वो वैस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, और कोरोइड के नीचे क्या है, स्क्लेरा। तो जब आरपीई की एट्रोफी होती है एज मैकुलर डिजेनरेशन में, दोनों बातें हो सकती हैं। यहां पे ब्लैक अपीयरेंस मिल सकती है, दैट इज हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ आरपी, और हो सकता है कि आरपी एट्रोफी हो जाए, आरपी एंड कोरियो कैपिलरीज की एट्रोफी। तो जब ये आरपी कोरियो कैपिलरी की एट्रोफी जाएगी तो नीचे आपको स्क्लेरा नजर आ रहा होगा, ठीक है, वो एरिया आपको व्हाइट मिलता है। तो एज मैकुलर डिजेनरेशन में क्या क्या फीचर मिल गया, पहला पॉइंट ड्रूजन, यानी येलो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर मिलने शुरू हो गया अकॉर्डिंग टू साइज, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। उसके बाद आरपीई हाइपर पिगमेंटेशन भी हो सकती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज अमाउंट ऑफ मेलानिन, या सर क्या हो सकता है, आप बता सकते हैं सर उसमें आरपीई की एट्रोफी हो जाती है तो व्हाइटिश स्ट्रक्चर भी मिल सकता है। और अगर उस एट्रोफी का साइज कितना 350 माइक्रोन से 350 माइक्रोन से ज्यादा होगा तो उसको हम ज्योग्राफिकल एट्रोफी कह देते हैं। दैट वाज अबाउट ड्राई macular degeneration. Dry macular degeneration does not mean कि patient will not convert into wet macular degeneration. There could be a possibility कि dry macular degeneration can convert it into wet macular degeneration with the passage of time, with prolonged exposure to ultraviolet या किसी और वजह से जो उसके risk factors होते हैं। अब होता क्या है जनाब, होता यह है कि मैं आपको पहले तो बता दूं कि नॉर्मल एनाटमी, इफ वी नो नॉर्मल एनाटमी, हमें पता होगा कि डैमेज कहां हो रहा है। मैं फिर बना रहा हूं जनाब वही फोविया की तस्वीर, क्योंकि डिप्रेशन नॉर्मल होता है। उसके बाद यहां पर जनाब आरपीई के सेल्स हैं बहुत सारे, ठीक है, आरपीई के सेल्स के बाद यहां पर जनाब समझें आप वो ब्रुक्स मेम्ब्रेन है जिसकी 5 लेयर्स हैं, जिसमें एक आरपीई की बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेकंड इनर कोलेजिनस, फिर इलास्टिक लेयर, फिर आउटर कोलेजिनस। आउटर मींस वी आर सिटिंग इनसाइड द आई एंड गोइंग आउटसाइड। तो पहले जो कोलेजिनस मिलेगी वो इनर होगी, फिर इलास्टिक लेयर होगी, फिर आउटर कोलेजिनस, और फिर कोरियो कैपिलरी की बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब याद रखिए ये ब्रुक्स मेम्ब्रेन, ये वाली ब्रुक्स मेम्ब्रेन BRUCH अपॉस्ट्रोफी S, ये ब्रुक्स मेम्ब्रेन एक बैरियर है, एक रुकावट है कि जनाब हमारे पास कोरोइड विच इज अ मोस्ट वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, यहां से कोरियो कैपिलरीज बल्ज करके प्रोलिफरेट करके इस एरिया में नहीं आती, क्योंकि ब्रुक्स मेम्ब्रेन जो है वो इसको रोक रही है। बट वंस एज मैकुलर डीजेनरेशन हो जाती है और आरपीई और कोरोइड की ब्रुक्स मेम्ब्रेन की एट्रोफी हो जाती है, यानी बर्नआउट हो जाता है, यानी डैमेज हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है, तो देयर इज नो मोर, कहना चाहिए कि बैरियर फॉर कोरियो कैपिलरीज। और फिर कोरियो कैपिलरीज क्या होगा, ये पूरा आरपी यहां से हो गया, ये डैमेज हो गया, अब यहां से आरपी हो गया, तो जनाब ये पूरा एरिया जो हमारे पास आरपीई से लेके ब्रुक्स मेम्ब्रेन का था ये खराब हो गया।
अब कोरियो कैपिलरीज आई और इसके अंदर जनाब प्रोलिफरेट करनी शुरू हो गई। इट कुड बी बिकॉज ऑफ दिस एंड कुड बी बिकॉज ऑफ वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। लेकिन बेटा वेस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर जो होता है ये यूजुअली जो मेन कॉज होता है ये डायबिटीज के अंदर होता है। इसके अंदर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें ये वाली ट्रीटमेंट देनी होगी, क्योंकि नई नई वेसल्स बननी शुरू हो जाती हैं। अब ये जो नई वेसल बनी है अल्टीमेटली उसे हम कहेंगे क्या, वही न्यू वेस्कुलराइजेशन। अब जब हम एज मैकुलर डीजनरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जो न्यू वेस्कुलराइजेशन होती हैं उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन होती है। एक क्लासिफिकेशन होती है अकॉर्डिंग टू फंडस फ्लोरेसीन एंड जियोग्राफी के बेस पर, जिसको हम क्लासिकल एंड अकल्ट कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है जनाब कोरियो कैपिलरीज की न्यू वेसल्स, उसे हम कहते हैं CNV, कोरोइडल न्यू वेस्कुलराइजेशन। कोरोइडल न्यू वेस्कुलराइजेशन, ये V है बेटा, CNV। मैं फिर लिख रहा हूं यहां बड़ा बड़ा CNV, कोरोइडल न्यू वेस्कुलराइजेशन। इसकी 3 टाइप्स होती हैं अकॉर्डिंग टू एनाटमी। सपोज मैं फिर बना रहा हूं जनाब, ये रेटिना रहा, ठीक है, ये हमारे पास RPE रहा। अच्छा, RPE जो होती है उसके और बाकी रेटिना के दरमियान एक छोटी सी स्पेस होती है। ठीक है, इसको हम कहते हैं, इस स्पेस को जो बीच में है इसको कहते हैं सब रेटिनल स्पेस। ये वो स्पेस है कि जनाब बेसिकली जो एम्ब्रियोलॉजिकली हमारे पास डिमार्केशन होती है, दिस स्पेस इज बेसिकली द सेपरेशन ऑफ न्यूरो सेंसरी रेटिना, जिसमें बाकी तमाम 9 लेयर्स आएंगी स्टार्टिंग फ्रॉम नर्व फाइबर, जो हाँ इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, फिर नर्व फाइबर लेयर, फिर गैंग्लियोनिक सेल लेयर, फिर इनर न्यूक्लियर लेयर, फिर इनर प्लेक्सिफॉर्म, इनर प्लेक्सिफॉर्म, फिर इनर न्यूक्लियर, फिर आउटर प्लेक्सिफॉर्म, फिर आउटर न्यूक्लियर, ये तमाम, उसके बाद फिर फोटो रिसेप्टर्स आते हैं। तो ये तमाम जो लेयर्स लिखी हुई हैं बुक में, वो पूरी की पूरी लेयर्स जो हैं वो मिल के न्यूरोसेंसरी रेटिना बनाती हैं। और ये ब्लैक वाला पोर्शन जो है ये एक्टोडर्म से निकलता है, ये एक्टोडर्म हमारी जो एम्ब्रियोलॉजी होती है, और ये पूरा निकलता है मीजोडर्म से। तो ये स्पेस जो है सब रेटिनल स्पेस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेस। ये जो पोटेंशियल स्पेस की कोई भी फ्लूइड इसके अंदर आ जाएगा तो न्यूरोसेंसरी रेटिना यहां से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, और जनाब न्यूरोसेंसरी रेटिना जब सेपरेट होगा बिकॉज ऑफ एनीथिंग, हम रेटिनल डिटैचमेंट में ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। तो अब तमाम जो फ्लूइड ऑक्सीजन आनी थी, जो ब्लड आना था, वो यहां से आना था, इसलिए कि हमारे पास रेटिना की अपनी सर्कुलेशन भी है, लेकिन वो सिर्फ इनर रेटिना इतने हिस्से को सप्लाई करती है। लेकिन जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं उनको सप्लाई करने के लिए तमाम ब्लड कोरोइड से आ रहा होता है। बिकॉज हमारे पास RPE मौजूद होती थी तो RPE ये काम करती थी और इनका वेस्ट प्रोडक्ट यहां से निकालती थी। इस एरिया को जिसे हम आउटर रेटिना कहते हैं, यहां पर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्या है, फोटो रिसेप्टर्स, जो क्या होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ये आप लोगों को पता है कि रॉड्स रात में देखते हैं, कोन्स दिन में देखते हैं। तो इनकी हेल्थ के लिए, रॉड्स एंड कोन्स की हेल्थ के लिए RPE का फंक्शनिंग होना और रॉड्स एंड कोन्स का इन कांटेक्ट विद फोटो रिसेप्टर होना बहुत 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 जरूरी है। अब यहां पर RPE हो गया जनाब डैमेज, ठीक है, यहां पे RPE डैमेज हो गई, यहां पे कोरियाइड भी डैमेज हो गई। अब अगर कोई भी ये RPE बचा हुआ जितना RPE है, अगर कोई भी वेसल RPE लेवल के नीचे मौजूद है तो ये होगी टाइप 1। अगर थोड़ी सी और एक्सेस करके वो इस सब रेटिनल स्पेस में आ गई, यहां आएंगी तो टाइप 1, दैट इज सब RPE, इसे कहते हैं सब RPE। ये हो गई टाइप 1। सेकंड क्या हो गई, सब रेटिनल, ठीक है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ कोरोइडल न्यू वेसल्स CNV बिटवीन न्यूरोसेंसरी रेटिना एंड RPE, तो सब रेटिनल स्पेस में टाइप 2। और अगर यहां से ग्रो करके वो इनसाइड ऑफ रेटिना में चली जाती है, इसको कहते हैं टाइप 3 CNV। तो दैट वाज अबाउट कोरोइडल न्यू वेसल्स। कोरोइडल न्यू वेसल्स का होना इज अ हॉलमार्क ऑफ वेट मैकुलर डिजेनरेशन। ठीक है,
अब आप जब वेट मैकुलर डिजेनरेशन की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास कोरोइडल न्यू वेसल्स आ गई। जिस तरह से हमने पहले पढ़ा था कि जब भी हम कोरोइडल न्यू वेसल्स या किसी भी न्यू वेसल्स, रेटिनल न्यू वेसल्स की बात करते हैं तो रेटिनल न्यू वेसल्स, कोई भी न्यू वेसल्स जो होती हैं दे आर लीकी एंड फ्रेजाइल। लीकी मीन्स ये हमारे पास क्या कर सकती हैं, ये हमारे पास सीएनवी यहां मौजूद है तो आहिस्ता आहिस्ता यहां से पानी निकल सकता है। जब पानी निकल सकता है का मतलब क्या हुआ कि वहां पर एडीमा हो जाएगा। एडीमा होने के बाद क्या होगा, छोटे छोटे स्पॉट्स बनेंगे जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सुडेट्स। एक्सुडेट्स कहां बनते हैं, एट द जंक्शन ऑफ नॉर्मल एंड एबनॉर्मल रेटिना। ठीक है, तो हमारे पास सीएनवी क्या होती है, लीकी। लीकी से क्या हुआ, एडीमा। एडीमा के एज पे क्या हुआ, एक्सुडेट। एंड फ्रेजाइल, जरा प्रेशर बढ़ा, जरा कोई बात हुई, फट जाएंगी। जब ये फट जाएगी वेसल तो यहां पे क्या मिलेंगे, हैमरेज। क्या क्या फीचर मिल रहा है, एडीमा, एक्सुडेट, हैमरेज। अल्टीमेटली सारी चीजें क्या बनाती हैं, स्कार। और इसका एक खास नाम होता है, इसको कहते हैं डिस्की फॉर्म स्कार। ये तमाम चीजें हैं। एएमडी एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इतना अगर आप पढ़ लेते हैं दैट इज आई थिंक मोर देन एनफ। इसके अलावा इसमें पिगमेंट एपिथेलियल डिटैचमेंट्स आती हैं, पॉलीपेडल कोरोइडल वेस्कुलोपैथी आती है, वो आपने नहीं पढ़नी ज्यादा, ये आप पढ़ लें, समझ लें, दैट्स मोर देन एनफ। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, ट्रीटमेंट जनाब हमारे पास अगर ड्राई एएमडी है, ड्राई एएमडी की एज सच कोई ट्रीटमेंट नहीं है। याद रखिएगा, ड्राई एएमडी की कोई ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है। तो हमने क्या करना है, रिस्क फैक्टर को रूल आउट करना है। डेफिनेटली हम किसी की एज तो कम कर नहीं सकते, ठीक है, हम जेंडर चेंज नहीं कर सकते। हमने जनाब क्या करना है, अल्ट्रा वायलेट एक्सपोजर कम कर दीजिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करा दीजिए, शुगर लेवल उसे कम करा दीजिए, वेट रिड्यूस करा दीजिए, ठीक है, ये सारे वो फैक्टर्स, स्मोकिंग बंद करा दीजिए। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं कि जो प्रिडिस्पोज कर रहे थे तो आपने उसको अवॉइड कर दिया। इनमें खास तौर पर एक स्टडी है जिसको ARADS स्टडी कहते हैं, ठीक है। ये 1 और 2 थी लेकिन आप बस याद रखिए ARADS क्या है, एज रिलेटेड आई डिजीज स्टडी, ठीक है। अब आपने क्या, हाँ, अब इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, विटामिन सी, विटामिन ई, उसके बाद क्या होता है जनाब इसमें जिंक, उसके बाद होता है जनाब इसमें ल्यूटीन, ज़ीज़ैंथीन। पहले कैरोटीन ऐड करते थे, कैरोटीन पहले ऐड करते थे, मगर बीटा कैरोटीन खास तौर पे, लेकिन उससे ना लंग कैंसर चांसेस बढ़ गए तो उसको रिमूव कर दिया था। विटामिन सी, ई, जिंक, ल्यूटीन, ज़ीज़ैंथीन, ठीक है। तो ये आपके पास ARADS के अंदर आती है। तो आपने विटामिन्स देने हैं पेशेंट को फॉर ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन, ठीक है। उसके बाद जनाब क्या होता है, वेट मैकुलर डिजेनरेशन। वेट मैकुलर डिजेनरेशन में हमने आपको बताया था, पहली बात हुई थी, जब भी कोरोइडल न्यू वेसल्स आएंगी, यहां पे छोटी छोटी वेसल्स आएंगी तो हम इन्हें क्या देंगे जनाब, इंट्राविट्रल एंटी वेजेफ, ठीक है, इंट्राविट्रल एंटी वेजेफ देंगे। एक महीने के फासले से पेशेंट को कम से कम 3 इंजेक्शन देंगे, इससे ज्यादा भी दिए जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट्स कंडीशन। तो ये जहन में याद रखिएगा, ठीक है जनाब। इसके अलावा एक थेरेपी होती है जो लेजर होता है, उसको हम PDT भी कहते हैं, फोटो डायनेमिक थेरेपी। बस ये जहन में याद रखिएगा, ये क्या होता है इसको छोड़ दें। इसमें एक डाई इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम होता है वर्टीपॉर्फिन। वो क्या करती है आगे जाके वो भी छोड़ दें, इतना बहुत है कि एज मैकुलर डिजेनरेशन क्या होती है जनाब। अब मैं इसको समराइज कर देता हूं कि एज मैकुलर डिजेनरेशन बेसिकली अ मैकुलर डिजेनरेशन विच इज यूजुअली सीन इन ओल्ड एज पीपल वंस दे क्रॉस देयर 65 or 60. They are predisposing factor. Old age is the most important one. Females are more predisposed to have it. और इसके साथ थोड़ा सा ओबीज जो होंगे उनको ज़्यादा चांसेस होंगे। इसके अलावा वाइट रेसेस में ज़्यादा होते हैं, सन एक्सपोजर में होता है, स्मोकिंग वाले लोगों में होता है, ठीक है। उसके बाद जनाब ये कितने टाइप का होता है, ये 2 टाइप का होता है, एक ड्राई होता है, एक वेट होता है। नॉर्मली क्या होता है कि RPE जो होती है उसके नीचे ब्रक्स मेम्ब्रेन होती है, RPE के ऊपर न्यूरोसेंसरी रेटिना है। न्यूरोसेंसरी रेटिना को हेल्दी रखने के लिए RPE की ज़रूरत है। जब RPE वेस्ट प्रोडक्ट को जमा करना शुरू कर देती है तो यहाँ पे छोटे छोटे वाइट येलो स्पॉट्स बन जाते हैं जिनको हम ड्रूजन्स कहते हैं। ये ड्रूजन 3 साइज के होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। 63 माइक्रोन
से कम स्मॉल, 63 टू 125 माइक्रॉन मीडियम, 125 से ऊपर लार्ज। अब ये ड्रूजन जो हैं जनाब यहाँ पे जमा हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स के साथ, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है आरपीई की भी चेंजेस हो जाती है। आरपी में या तो ज़्यादा पिगमेंटेशन होगी तो हाइपर पिगमेंटेशन, कम पिगमेंटेशन होती है बिकॉज ऑफ एट्रोफी। एट्रोफी को हम कहते हैं आरपी एट्रोफी। अगर 350 माइक्रॉन से ज़्यादा हो जाएगी तो उसको ज्योग्राफिकल एट्रोफी। दैट वाज ऑल अबाउट ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन। ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन कैन कन्वर्ट इनटू वेट मैकुलर डिजेनरेशन, और पेशेंट कैन डायरेक्टली प्रेजेंट विद वेट मैकुलर डिजेनरेशन। वेट में क्या होता है, न्यू वेसल्स बन जाती हैं। जब ब्रुक्स मेम्ब्रेन, आरपी के नीचे वाली मेम्ब्रेन जिसमें 5 लेयर्स मौजूद हैं, आरपी की बेसमेंट मेम्ब्रेन, इनर कोलेजनस, इलास्टिक, आउटर कोलेजनस और बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ कोरियोकैपिलरीज, जब जनाब ये जो है डैमेज हो जाएगी तो आरपीई के नीचे न्यू वेसल्स आनी शुरू हो जाएंगी कोरोइड की। ठीक है, अब कोई बैरियर नहीं बचा। आरपीई के नीचे है तो कोरोइडल न्यू वेसल्स टाइप 1। आरपीई और न्यूरोसेंसरी रेटिना के दरमियान जो स्पेस है दैट इज सब रेटिनल स्पेस, बिकॉज ऊपर का न्यूरोसेंसरी रेटिना मेसोडर्म से बना है, आरपीई एक्टोडर्म से बना है। ये पोटेंशियल स्पेस है, इसके आप अंदर आ गई तो दैट इज CNV टाइप 2। और अगर रेटिना में घुस गई CNV टाइप 3। CNV क्या कर सकती हैं, दे आर लीकी एंड फ्रेजाइल। लीकी क्या करेगा, एडिमा, फ्लूइड, एक्सुडेट। फ्रेजाइल क्या करेगा, हैमरेज, अल्टीमेटली लीड्स टू स्कार। तो हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, एंटी VEGF देके। वेट मैकुलर डिजेनरेशन एंटी VEGF देके। ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन कैसे करेंगे, ARAD स्टडी के हिसाब से मल्टीविटामिन्स देंगे, प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स को रूल आउट करेंगे। एक बात याद रखिएगा, एक चीज होती है एम्सलर चार्ट। एम्सलर चार्ट ये कभी कभार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। एम्सलर चार्ट इस किस्म का होता है, मैं बना के दिखा देता हूँ आपको कैसा है। ये बेसिकली पेशेंट की विजन असेस करने के लिए होता है, और ये हम ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन के पेशेंट को देते हैं ताकि वो ये असेस कर सके कि जनाब उसकी ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन वेट में कन्वर्ट तो नहीं हो रही। तो आप क्या बोलेंगे, ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन के पेशेंट को हम एम्सलर चार्ट देंगे ताकि अपनी विजन मॉनिटर करता रहे। वो किस किस्म का होता है, बीच में काला सा स्पॉट होता है और जनाब पूरा ग्रिड पैटर्न होता है। ये सारे ग्रिड पैटर्न होते हैं ये इस तरह से। ठीक है, और पेशेंट को कहा जाता है कि जनाब करते किस तरह से बेटा, यूजुअली जो है ये ओल्ड एज पेशेंट होते हैं, इनको हम कहते हैं कि जनाब अपना करीब का चश्मा पहन के एक आंख बंद करके स्पॉट को देखते रहें। ठीक है, करीब का चश्मा पहन के एक आंख लेफ्ट कर रहे हैं तो जो है राइट बंद कर दें, राइट कर रहे हैं तो लेफ्ट बंद कर दें, और इस स्पॉट को देखें, आंखें मूव ना करें, और ये देखेंगे जो लाइनें ऊपर से नीचे आ रही हैं और लेफ्ट से राइट जा रही हैं ये कहीं टेढ़ी मेढ़ी तो नहीं है। ठीक है, अगर ये टेढ़ी मेढ़ी होनी शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि जनाब पेशेंट की ड्राई मैकुलर डिजेनरेशन जो है वो वेट में कन्वर्ट हो रही है। इस फिनोमेना को कहते हैं कि भाई मेटामॉर्फोप्सिया, यानी ऑब्जेक्ट्स का टेढ़ा मेढ़ा नजर आना इज मेटामॉर्फोप्सिया। ठीक है जनाब, तो दैट वाज ऑल अबाउट मैकुलर डिजेनरेशन। थैंक यू।